जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसकी तैयारी के लिए हम इस क्लास में लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन PYQ हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेते हो और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में जो है आपको 20 से 25 नंबर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आप लोग इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में चला था। ये कहाँ चला था? गुजरात में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1991 में अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब देते हुए चलना। इन 4 क्वेश्चनों में अब तक आप लोगों ने कितने सही किए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्थशास्त्र में ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है उत्पादन के साथ बदलने वाली लागत, मांग के साथ ना बदलने वाली लागत, या फिर लाभ या फिर परिवर्तनीय लागत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मांग के साथ ना बदलने वाली लागत सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। 5 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जवाब आप लोगों को पहले कमेंट में देना है। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है सरकारी वेतन, औद्योगिक उत्पादन, महिला द्वारा घरेलू कार्य या निर्यात आय। तो इसका जवाब पहले आप लोग कमेंट में दीजिए। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। यदि 5 सेकंड में आपका जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ विल? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 123। तो 7 का जो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है 110, अनुच्छेद 110। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, अनुच्छेद 110। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किन स्थितियों में संसद का सदस्य निर्हित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन इसके हैं। लाभ का पद धारण करने पर, कानून द्वारा अयोग्य घोषित होने पर, उत्पादन दिवालिया होने पर और उपयुक्त सभी। अनुपादक दिवालिया होने पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हम बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इसका जवाब पता है? यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट में 8 लिखना और ऑप्शन लिख देना जो सही आपको लग रहा है। ठीक है, 8 लिखना। यदि आपको ऑप्शन ए लग रहा है तो 8 ए लिख देना। ठीक है, बी लग रहा है तो 8 बी लिख देना, और सी लग रहा है तो 8 सी लिख देना, और यदि डी लग रहा है तो 8 डी लिख देना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर हो जाता है 8 का डी। तो ऐसे आपको लिखना था 8 का डी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? कौशाम्बी, प्रयागराज, अयोध्या या काशी? ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसका जवाब बता देते हैं। इलाहाबाद का पुराना नाम जो था वो प्रयागराज था। क्या था? प्रयागराज था। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। उस समय जो है इलाहाबाद का नाम जो इलाहाबाद ही था, इस समय जो है इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज हो गया है। तो इसलिए जो है इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन जो आएगा वो आ सकता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो आपको बताना है इलाहाबाद। ठीक, ऐसे भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली के जो है सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन मुद्रा चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। अच्छा, आप लोग बताइए कि इन 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं? कितने बच्चे के 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 सही हुए हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए कितने बच्चे के 10 में 10 सही हो गए हैं। ठीक है, उनको जो है शाबाशी देना है, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं। ठीक है, तो कमेंट में बता देना। फिलहाल हम 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? ये नहीं पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, अब ये पूछ रहा है बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा देखना, ऐसा नहीं कि बंगाल विभाजन देखा और 1900 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो आपको देखना है क्वेश्चन पूरा कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष रद्द किया गया था, ये रद्द पूछ रहा है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में। कब? 1911 में। और यदि बंगाल का विभाजन पूछे कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा देखना तब आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका जवाब पहले आप लोग देंगे। ठीक है, पहले जवाब आप लोग देंगे। ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, ढाका, सूरत, अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ढाका। ठीक है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का प्रमुख केंद्र जो था वो ढाका था। कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत सुधार आंदोलन था? ये प्रार्थना समाज जो है किस धर्म के अंतर्गत सुधार आंदोलन था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या सिख? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म से। 14 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बम्बई हाई किस धरोहर के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई इज फेमस फॉर विच रिसोर्स? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या लोहा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि एक विद्युतीय रूम हीटर की कुंडली को क्या कहते हैं? एक विद्युतीय रूम हीटर की कुंडली को क्या कहते हैं? पहले जवाब आप लोग इसका कमेंट में दीजिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है फ्यूज, स्विच, एलिमेंट या ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो है 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट। ठीक है, 15 में आपके कितने सही हुए? कितने बच्चे के 15 में 14 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट बताइए। और कितने बच्चों के 15 में 10 सही हुए हैं? 15 में 10 सही हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, एक कोशी यानी कि प्रोटोजोआ या फंगस? ये क्वेश्चन जो है बायो का है, बायोलॉजी का है। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशी के द्वारा होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, प्रश्वसन, पाचन या परिसंचरण। बच्चों इसका जवाब कमेंट में पहले आप लोग देना है। 17वां का जवाब आपको देना है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। 17A, 17B, 17C, 17D, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप एक लिख दीजिए। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, टाइम नहीं है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्वसन। जितने भी बच्चों का सही हुआ है कमेंट में जल्दी से बताइए कि मेरा सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर कि ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस प्रकार के होते हैं? ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस प्रकार के होते हैं? धातु, अधातु, मिश्र धातु या अर्धधातु। तो 18 का राइट आंसर हो जाता है अधातु। क्या होता है? अधातु। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं कि भूमिगत जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। सतही जल, वर्षा जल, भूजल या खारा जल। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूजल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। ठीक है, अब 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर लागत पूछ रहा है। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है यानी कि व्हेन आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट इज शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या परिवर्तनीय। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए कि जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक, शून्य या परिवर्तनीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक होती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 20 में आपके कितने सही हुए? कितने बच्चों के 15 सही हुए? कितने बच्चों के 15 सही हुए? कमेंट में बता दीजिए कि मेरे 15 सही हो चुके हैं। 10 वाले भी बता देना कि 10 सही हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? इन विच मार्केट सेलिंग कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्वैधिकार। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? नेशनल इनकम इज स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अध्ययन किसमें किया जाता है? तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा समष्टिगत अर्थशास्त्र में। समष्टिगत अर्थशास्त्र में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको सही से पढ़ लेना। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। 22 का जो है बी सही हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? इन चारों ऑप्शन में से भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? दृश्य मदे, अदृश्य मदे और दृश्य व अदृश्य दोनों या केवल निर्यात। तो बच्चों 23 का राइट आंसर हो जाता है दृश्य मदे व अदृश्य मदे दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज राइट। कितने बच्चों का क्वेश्चन पहले से पता था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसका सही था पहले से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अकर्स इन विच मेथड? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या मिश्र विधि। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? 24 का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन विधि। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिलिकॉन यानी कि एसआई को पी प्रकार अर्धचालक में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं है? विच डिपेंड इज नॉट सुटेबल फॉर मार्किंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम या फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 25 का? फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि 25 में आपके कितने सही हुए? 25 में आपके कितने सही हुए? क्योंकि जो है एमटीएस एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कितने?
25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जीके जीएस के, और 75 नंबर का होता है। हमने 75 नंबर करा दिए हैं। इन 75 नंबर में से, यहाँ के 75 नंबर में से आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में जो है आपको 10 से 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो अभी 25 और हम कराएंगे, तो हम 150 में से हमारा टारगेट रहेगा कि बच्चों के 15 से 16 क्वेश्चन सही हो जाएं, इसी क्लास से मिल जाए। ठीक है, कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, बाकी आना जितने आने होंगे आएंगे ही। ठीक है, तो हमने 25 करा दिया। आप लोग कमेंट बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोग सही कर पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.18 इंटू 10⁻19 जूल, -18 जूल। तो 26 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻−18, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर जो है 13.6 ईवी भी होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 2.18 10⁻18 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, और यदि कोई आपके पास बुक अच्छी होगी वहाँ से भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन दो क्वेश्चन से एक सही लग रहा है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। और 13.6 ईवी भी लग रहा है हमें। ठीक है, रुको मैं आपको चेक करके बताता हूँ, एक मिनट। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, क्योंकि एक कोई ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर दोनों दे दिया है, लेकिन ऑप्शन में जो है वहाँ पर कोई एक दिया होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा सही। ये जूल में पूछेगा तो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, दोनों जो है मान होता है, जूल में ये होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होता है। ठीक है, तो दोनों सही हैं यहाँ पर। और आपको जो है एग्जाम में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनमें से एक कोई सही होगा, दोनों नहीं सही होंगे। ठीक है, एक कोई दिया होगा, या तो जूल में दिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों सही हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन क्योंकि बात है नहीं, हमने क्लियर कर दिया, दोनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? पराबैंगनी किरण, एक्सरे, गामा किरणें या रेडियो तरंगे। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस में होती हैं? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गामा किरणों में। कहाँ होता है? गामा किरणों में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस में होती हैं? सबसे कम किस में होती हैं? अभी हमने बताया। सबसे कम किस में होती है? गामा किरणों में। तो सबसे अधिक किस में हो जाएंगी? रेडियो में। किस में हो जाएंगी? रेडियो में। किसको पहले से पता था? किसको पता था? ऑप्शन नंबर डी 28 का। चलते हैं क्वेश्चन 29 पर। क्वेश्चन 29 है कि वृत्त उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी थी? वृत्त उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी थी? ऑप्शन हैं वोक्सवैगन बीटल, या टी मॉडल फोर्ड, या शेवरले, या किएटे। तो इसका जो है 29 का राइट आंसर हो जाएगा टी मॉडल फोर्ड, जो कब बनी थी? 1908 में। कब बनी थी? 1908 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, कि श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तमिल, मुस्लिम, सिंधली या बौद्ध। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सिंघली का। ऑप्शन नंबर सी है सिंघली। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? समाजवादी, मानवतावादी, नारीवादी, या लोकतांत्रिक। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, नारीवादी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट है, नारीवादी। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं कि निम्न में से कौन सी रबी फसलें हैं? रबी फसलें धान, मक्का हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों है, कपास, जूट या बाजरा, ज्वार हैं। तो निम्न में से रबी फसलें कौन सी होती हैं? गेहूं और मक्का, है ना। गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो गेहूं, जौ हो जाए, जौ नहीं होगा, चना। गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास, जूट, बाजरा।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए ना, 32 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होना चाहिए। गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो हैं ये रबी फसलें होती हैं। ये अक्टूबर से नवंबर और जो है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती हैं और ये मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब बुआई जो होती है इनकी अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें, आप खरीफ पूछ लिया, ठीक है, रबी फसलें बता दिया, गेहूँ, जौ, चना, सरसों। अब खरीफ फसलें उसके अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, जो मतलब धान गेहूँ मतलब धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आलू मटर भी किस में आते हैं, ये आते हैं रबी में। ठीक है, तो 13 का जो है 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान, मक्का, बाजरा। ठीक है, ये जून जुलाई से अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा लौ एसिड कौन सा माना जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और ऑप्शन नंबर डी है सिडेराइट। तो सबसे अच्छा एसिड जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं कि मानव विकास के स्तर पर भारत से बेहतर स्थिति किस पड़ोसी देश की है। मानव विकास के स्तर पर भारत की बेहतर स्थिति किस देश से है, मतलब किस पड़ोसी देश से है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, श्रीलंका से है। ठीक है, हमने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने बच्चों के 35 में 30 सही हो गए हैं। अच्छा, एक दो बच्चे तो होंगे जिनको 35 में 35 सही होंगे, 35 में 35 सही होंगे, जल्दी से कमेंट बता देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध किस कानून के अंतर्गत लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध किस कानून के अंतर्गत लगाया था। चार्टर एक्ट, कार्नल लॉ और रॉलेट एक्ट या इल्बर्ट बिल। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्नल लॉ। यानी कि कब हुआ था, 1815 से 1846 के बीच कार्नल लॉ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि रेशे वाली फसलें कौन सी है। कपास, पटसन, जूट, ऊन। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, शायद बिहार दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, तो एसएससी में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, अच्छी लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, कल ही एग्जाम हुआ था एसएससी रेलवे का नहीं, क्या बोलते हैं, बिहार दरोगा का, एसआई का। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेशे वाली फसल कौन सी है, तो यहाँ पे आने की पूरी संभावना है, ऐसा नहीं आएगा। यही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा पटसन। क्या हो जाएगा, पटसन। अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि बेल्जियम में सामान्यतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। बेल्जियम में सामान्यतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी फ्रेंच, फ्रेंच डच या डच और स्पेनिश। तो जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच। ऑप्शन नंबर सी राइट है, फ्रेंच और डच। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है महात्मा गांधी जी का है। किसका है, महात्मा गांधी जी का है। 39 का हो गया है, 39 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 40 का जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड। तो 40 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा है। हमने 40 क्वेश्चन बच्चों करा दिए हैं। कितने बच्चों के 40 में 20 या 30 सही हुए हैं, ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। कितने बच्चों के 40 में जो है 20 या 30 सही हो गए हैं। उन बच्चों की स्थिति जो है सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन है सही। 40 में 30 जिनका सही है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक, वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और 20 से 25 वाले भी कर सकते हैं, बट जो है 30 प्लस आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम से पहले ही जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो एग्जाम में और अच्छा करने की कोशिश कर पाओगे। थोड़ा तो एग्जाम में लो हो ही जाता है, यहाँ से थोड़ा एग्जाम में लो हो जाएगा परफॉर्मेंस, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर रहता है एग्जाम का, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। तो जिन बच्चों का यहाँ पर 30 से 35 सही हैं, 40 में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उनका जो है सिलेक्शन होने के चांस हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं 10। तो इनमें आप 10 में 10 सही कर लेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किन आधारों पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की
स्वास्थ्य स्थिति या उपयुक्त सभी। तो 41 का जो राइट हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट कौन सा हो जाता है? 41 का जो है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, साक्षर, व्यस्त, यानी कि सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी होती है और साक्षरता भी जरूरी होती है, स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई है? हैजा, चेचक, प्लेग या मलेरिया? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेचक है। क्या है? चेचक। ठीक है, चेचक। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं कि 1970 से 1933 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? हाउ मनी टाइम्स वाज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? तो हमें लगता है 4 बार किया गया, हमें लगता नहीं है ये 4 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बार। ठीक है, 4 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? विच मूवमेंट वाज लीड बाय मार्टिन लूथर किंग? ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन? तो 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये जो है इसका नेतृत्व जो मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं कि काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? तो 45 का जो राइट हो जाएगा काली मिट्टी जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। उड़ीसा में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। हो सकता है 1-2 राज्यों में और पाई जाती हो जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अभियंता दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंजीनियर डे जो है सेलिब्रेट इन इंडिया 15 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना? तो 47 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, किराना घराना से। कहाँ से? किराना घराना से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है किराना घराना से था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि टेटनस रोग का कारण क्या होता है? टेटनस रोग का कारण क्या होता है? तो 48 का जो राइट हो जाएगा वो जीवाणु हो जाता है। क्या होता है? जीवाणु। क्वेश्चन बचे हैं 49, 2 क्वेश्चन बचे हैं कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाता है 49 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। बच्चों अभी हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि बच्चे के जो क्वेश्चन जो हैं बहुत से बच्चों के जो 40 से नीचे ही सही हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं बच्चों के हम इतने क्वेश्चन करा दें कि बच्चों के 40 सही हो जाएँ। ठीक है, और एग्जाम में जो है वो 50 में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, वहाँ तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोग होते हैं? मछली, मेढक, सीप, केचुआ? तो 50 का राइट आंसर हो जाता है सीप। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं। कितने बच्चों के 50 में 40 सही हुए हैं? 50 क्वेश्चन का मतलब है 50 क्वेश्चन का मतलब है कि हमने पूरे 150 नंबर का करा दिया है पेपर। 2 पेपर जो है जीके जीएस के करा दिए समझ लो। एक जीके जीएस में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब 25 जीके जीएस के और 25 इंग्लिश के हो जाते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कितने क्वेश्चन पूछे थे। 25 जीके जीएस के हो जाएंगे, 25 इंग्लिश के हो जाएंगे। ठीक है, और 25 मैथ के और 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के। मैथ रीजनिंग के नंबर जो काउंट होते हैं वहाँ पर केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। मतलब कि 12 क्वेश्चन सही हो जाएं क्वालिफाइंग होता है बस। ठीक है, तो इसका सीप हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में हमने 150 नंबर करा दिया। अभी हम सोच रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन और करा दें ताकि जो है बच्चों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार हो सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 25 क्वेश्चन ही एग्जाम में आने हैं।
तो 25 में यदि आप लोगों को इस क्लास से 7-8 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आपका जो है एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है जो हम लास्ट के 4 क्वेश्चन कराएं यही एग्जाम में आ जाएँ, आने को तो आ सकते हैं ना, संभावना तो पूरी रहती है सभी क्वेश्चन की ना। अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। तो 51 का जो है राइट आंसर हो जाएगा रेड बोन मैरो से। कहाँ से होता है, रेड बोन मैरो से जो है मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 में, मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मिड डे मील की योजना प्रारंभ किया गया था। और ये जो प्रारंभ किया गया था 1995 में किया गया था। कब किया, 1995 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बता दिए हैं यहाँ पर। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप आराम से कर लोगे, जितने बच्चे पूरी क्लास देखेंगे। ये मिड डे मील योजना की शुरुआत मंत्रालय पूछा तो आपको बताना है मानव विकास संसाधन मंत्रालय। आप पूछे कब की गई थी तो आपको बताना है 1995 में। तो 2 क्वेश्चन में बता दिया ना, है ना। तो आपके जो है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए। अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि किमोनो किस देश के राष्ट्र पोशाक है। किमोनो किस देश की राष्ट्र पोशाक है। किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री। किमोनो किस देश की राष्ट्रीय पोशाक है। तो 53 का जो है राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन में आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा सही है। पहले हम थोड़ा आपको 15 सेकंड दे रहे हैं। कितने, 15 सेकंड दे रहे हैं। 15 सेकंड में आप लोग बताइए और हम तब तक आपको बता देते हैं ऑप्शन कौन सा। चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो आपके 15 सेकंड बिल्कुल होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल 15 सेकंड आपके होने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप लोग जरूर याद करना इसको। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द मतलब इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक, क्वेश्चन हमने अंग्रेज नहीं बोला था। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अंग्रेज, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कौन थे। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉर्ज यूले थे। क्या, कौन थे, जॉर्ज यूले जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बच्चों इसका जवाब पहले से कितने बच्चों को पता था, क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हाँ बच्चे बता सकते हैं, बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न राज्यों को अनुदानों की राशि कौन प्रदान करता है। ये जो विभिन्न राज्यों को, निम्न नहीं विभिन्न है, विभिन्न राज्यों को अनुदानों की राशि कौन प्रदान करता है। हु गिव्स जो है ग्रांट्स इन एड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो जो अनुदान जो प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट में। हम तो आंसर बताएंगे ही, आपको जो है जवाब देना ही चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको जवाब देना ही चाहिए। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं। और लास्ट के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन कराने का मतलब बताया था, 50 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं। 50 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, प्लस 50 प्लस 6 हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चन कराएंगे हम थोड़े। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं। तो 56 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जबड़े में। कहाँ पाई जाती हैं, जबड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं कि अष्टप्रधान नामक प्रसिद्ध अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस प्रशासन से संबंधित थी। मुगल, मराठा, गुप्त, मौर्य। तो जो 57 का राइट आंसर हो जाता है मराठा प्रशासन से। कहाँ से, मराठा प्रशासन से। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए हैं। अभी एक क्वेश्चन हम कराते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम विराम देंगे। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चों के 50 में 40 सही होंगे और इनमें से यदि 8 क्वेश्चन में 2-3 सही कर लेते हैं तो उनके 42 हो जाएंगे। जिनके 35 सही होंगे 2-3 सही कर लेंगे तो 38 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर पास हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में जो है आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और जो है जॉब ले लोगे। ठीक है, फिलहाल आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि चीन की महान दीवार का निर्माता सी हुंग टी किस वंश से संबंधित था। ठीक है, नाम बता दिया है कि चीन की जो महान दीवार का निर्माण जो किया था वो किए थे सी हुंग टी ने किया था, लेकिन ये किस वंश से संबंधित है पूछ रहे हैं, वंश का नाम पूछ रहे हैं। हान, सांग, चीन या तांग, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो चीन की महान दीवार का निर्माण जो किए थे वो वंश से संबंधित थे, चीन वंश से। ठीक है, चीन के थे तो चीन वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो हमने बच्चों यहाँ पर आज कुल जो है कितने क्वेश्चन कराए हैं, आज हमने कुल जो है 58 क्वेश्चन करा दिए। कितने, 58 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने,
58 क्वेश्चन जो है आज हम करा दिए हैं। आप लोग बताइए कि 58 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 58 क्वेश्चन कराए हैं, 58 में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो जुड़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।